अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। बीते कई दिनों से देश के कई राज्यों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है, जिसके बाद यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से लखनऊ, बाराबंकी जैसे कई शहरों में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। मकानों और दुकानों में घुस गया पानी, सड़कों और गली मोहल्लों में भर गया पानी, स्कूल और दफ्तरों में बारिश के पानी का कब्जा, रेलवे ट्रैक भी डूब गए और जगह जगह सड़कें भी धंस गई। मॉनसून के फिर से एक्टिव होते ही ये हाल अकेले यूपी का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कई दिनों बाद फिर से देश में बारिश का दौर शुरू हुआ तो लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जहां भारी बारिश के चलते शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह ही नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी भरने से इसका असर ट्रैफिक पर भी दिखाई दिया। मेरी मौजूदगी इस वक्त नए लखनऊ कहे जाने वाले विभूति खंड में है। मेरे पीछे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तो एक और हाई कोर्ट है, लेकिन मैं इस वक्त लखनऊ की जिस सड़क पर खड़ा हूं और जिस तरह से ये पानी का वेग मेरे ओर आ रहा है, ये बताने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि मैं मुंबई के किसी जुहू बीच पर खड़ा हूं और ये पानी की लहरें मेरी तरफ आ रही हैं और परेशान यहाँ पर निकलने वाला आवागमन ठप है। जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से निकल रही हैं। पहले ऑटो की तस्वीर कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, जिस तरह से वो ऑटो वाला आप देख सकते हैं खींचते हुए यहाँ से गाड़ी को ले जा रहा है, क्योंकि लखनऊ का पौष इलाके तक पूरी तरीके से जलमग्न है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पुराने लखनऊ होंगे, कल के इलाके होंगे, वहां क्या हालात होंगे। बारिश की वजह से हालात बिगड़ते देख फौरन लखनऊ का प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ और उसने जल जमाव और धंसी हुई सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया। लखनऊ में कल रात से शुरू हुई बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम इलाकों में पानी भर गया, लेकिन उसका दूसरा असर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है और ये सड़क धंसी है। ये अब इस सड़क पर धंसने की वजह से पूरे ट्रैफिक को रोका गया है। नगर निगम की तरफ से जो मशीनें आई हैं, जो सड़क धंसी हुई है उसको कहा जाए सुधारने का काम हो रहा है। लेकिन ये जो अगर हम रास्ते की बात करें, ये पूरा ये जो रास्ता है, जो सड़क धंसी है, ये विधायक निवास से 1090 की तरफ जो रास्ता जाता है उसको कनेक्टिंग करने वाली सड़क है, यानी कि मेन सड़क है। हजरतगंज से ट्रांसगोमती को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी धंस गई है और अब ये नगर निगम की जेसीबी आई है। नीचे से पूरा कहा जाए कि जल भरा हुआ, उसके बाद मिट्टी धंस गई पूरी। खुद जिले के डीएम सूर्यपाल गंगवार हालात का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने महकमों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसमें 2 तरह की चीजें हैं। वो एरिया जो कि ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है और उसका पानी गोमती नदी में सीधे आता है, तो वो तो तत्काल अभी रिसीव कर जाएगा, वो पानी खत्म हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ से ये रिडक्शन कर लेंगे। कुछ एरिया ऐसा है जो लो लाइंग एरिया है, वहां पर भी जल भराव हुआ है, तो उसमें हमारे नगर निगम की टीम पूरे लखनऊ के हर क्षेत्र में, हर जोन में इस समय काम कर रही है। जहां पर पंपिंग से पानी को निकालना है वहां पंपिंग से निकाल रहे हैं, जहां कहीं कोई अवरोध ड्रेनेज सिस्टम में है उसको क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी हम जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लें। जोरदार बारिश के चलते लखनऊ जैसे ही हालात राज्य के कई और जिलों जैसे फिरोजाबाद, औरैया, सीतापुर और बाराबंकी में भी देखने को मिले। बाराबंकी के निचले इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने की नौबत तक आ गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद का अभियान शुरू किया। आराम से आइए, पकड़ ले, नीचे पकड़ लेना बेटा। पकड़े रहना बेटा।
उधर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते एक बार फिर नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 309 पर पानी आ गया और इसकी वजह से वहां घंटों ट्रैफिक रुका रहा। वहीं चंपावत में भी भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे नंबर 9 पर पहाड़ टूटकर गिर गया, जिसके कारण हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद इस बंद रास्ते को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया गया ताकि यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। एनएच की तरफ से वहाँ पे इसमें मशीन वगैरह लगी हुई हैं कि जिस तरह से हाई अलर्ट का है तो उसे सतत निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है। तो जो हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनएच के लोग हैं, उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो हर समय वहाँ पे अपनी मशीन वगैरह मेंटेन करें। और थोड़ा मुझे लोगों से अपील भी करनी है कि जो लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि मलबा लगातार आ रहा है तो कैजुअलिटी ना हो, इसलिए जितना हो सके रात का ट्रैवल करें। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन तक यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ भीषण बिजली कड़कने की संभावना भी जताई गई है, जिसको देखते हुए लोगों को घरों में ही रहने और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ समर श्रीवास्तव, संतोष कुमार, बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा और अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों के ऊपर से अभी बारिश का साया टला नहीं है। संकट अभी भी बरकरार है। ऐसे में प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की है, ये बता रही मेरी सहयोगी शिल्पी सेन। स्थिति को लेकर के लोगों को निर्देश दिए गए, एडवाइजरी जारी की गई है। अगर लखनऊ के हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ने अलग अलग फोन नंबर्स जारी किए हैं। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो 0522 2615 ये नंबर जारी किया है और इसके साथ ही 9415002525 ये मोबाइल नंबर जारी किया है। वहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम ने भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें शहरी इलाकों के लिए खासतौर पर यह कहा गया है कि बिजली कड़कने की स्थिति में लोग ऐसी जगह न खड़े हों जो किसी बिजली के खंभे के पास हो या किसी ऐसी जगह हो जहां पर इसका खतरा हो सकता है, और घर से अनावश्यक रूप से भी बहुत बाहर न निकले, क्योंकि अभी बारिश की संभावना है और उसको देखते हुए बचाव करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पर भी किसान खेतों में न जाएं और अगर बारिश हो रही हो उस समय खेत में न जाएं, इस बात को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की भी है कि उसको लेकर के किस तरह से पानी की निकासी हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि जल निकासी के लिए वहां पर कोई स्थायी कंस्ट्रक्शन जो लोग कर लेते हैं वो न करें, जिससे इस तरह की स्थिति होती है कि जलभराव की स्थिति हो जाती है। इसको लेकर के लोगों से अपील की गई है। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आखिर ये बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा और इतनी अधिक बारिश के पीछे वजह क्या है। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने मौसम वैज्ञानिक सोम सेन रॉय से बातचीत की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल जानेंगे सीनियर साइंटिस्ट सोमस मैम से। सोमस, उत्तर प्रदेश में क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हमने देखा लखनऊ में भारी बारिश हो रही है। जी, जैसे आपने कल देखा ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट में भी उतना ज्यादा नहीं, मगर ईस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका अति भारी वर्षा तक दर्ज किया गया है। मतलब 15-16 सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है। अभी भी अगर आप क्लाउड मास देखेंगे आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर फोकस्ड है, और क्योंकि हिमालय है इधर तो इसका जो लोकेशन है इससे हमारी उम्मीद है कि एक्सट्रीमली हेवी मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना है नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में। ये जो स्थिति है ये इसलिए है क्योंकि एक सर्कुलेशन, बहुत डीप सर्कुलेशन बैठा हुआ है आपका ये नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में, जो सिस्टम आपका पूरा मॉइस्चर खींच रहा है बे ऑफ बंगाल से, और वही वाला मॉइस्चर आपका ये ईस्ट उत्तर प्रदेश का बारिश करवा रहा है। और आज का हम और एक जगह जो भारी वर्षा का हम संभावना देख रहे हैं, अति भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर तक का, वो है आपका
कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कोस्टल। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में हमने अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम रेड अलर्ट जारी करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर वार्निंग नहीं चाहते हैं। मॉनसून थोड़ा विथड्रॉल की स्थिति में है, हम बहुत लार्ज स्केल डेवस्टेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीते कुछ दिनों में भारी बारिश हुई। पहाड़ी राज्यों के लिए क्या कोई अलर्ट है? आज भी हमारा पहाड़ी राज्य बोलने से आपका उत्तराखंड के लिए सिर्फ हमने विथ लो प्रोबेबिलिटी हमने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। ईस्ट उत्तराखंड जैसे पिथौरागढ़ या चंपावत, ये सब इलाके में। तो इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश वाली सिस्टम है, इससे थोड़ा सा मॉइस्चर जाके कर सकते हैं। मगर हमारा जो मेन उम्मीद है कि जो नया लो प्रेशर बनने का संभावना दिख रहा है, संभावना ही है, अभी तक एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकते हैं। अगर वो बनता है, दोबारा ट्रफ एक्टिवेट होने से उत्तराखंड में बारिश पड़ने का संभावना है, अगर आप 14-15 तारीख की तरफ देखते हैं तो। देश में पर्व और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। जन्माष्टमी के बाद अब देश में गणेश चतुर्थी के पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू हो रही है और इसी तिथि से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। लिहाजा जैसे जैसे गणेश चतुर्थी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े गणेश पंडाल सजने शुरू हो चुके हैं। लोग बप्पा को घर लाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दुकानों में सजी सुंदर सुंदर गणेश की प्रतिमाएं और इन प्रतिमाओं की खरीदारी करते ग्राहक, साथ ही साथ अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे बप्पा के सुंदर और भव्य पंडाल। ये सारी तैयारी 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे गणेशोत्सव को लेकर है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये 4 तस्वीरें तो महज एक झांकी हैं, जबकि गणेश चतुर्थी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैसे जैसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों में बप्पा को धूमधाम से अपने घरों और पंडालों में लाने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वैसे तो गणेश भक्तों का ये पर्व पूरे देश में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के जैसे गणेशोत्सव की रौनक कहीं और देखने को नहीं मिलती। मुंबई में गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी बड़े ही जोरों से की जा रही है। कुछ दिन बचे हैं जब गणपति बप्पा का आगमन होगा और उसके स्वागत के लिए पूरे मुंबई में बड़े ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ बड़े मंडल हैं जो पूरी मुंबई को बड़े ही सुंदर तरीके से सजा रहे हैं और बप्पा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो कारखाने हैं जहां पे ये मूर्तियां बनती हैं, वहां पर भी तैयारियां बड़े ही जोरों से की जा रही हैं। ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं, जहां बड़े बड़े गणेश पंडालों और बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी यहां अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं। खास बात यह है कि इस साल महाराष्ट्र में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरा कागज का इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया था। 22 फीट का मूर्ति था। वर्ल्ड में पहला इतना बड़ा कागज का मूर्ति हम लोगों ने बनाया। अभी उस साल से अभी 5 साल हम लोग एवरी ईयर कागज का मूर्ति बना रहे हैं और अभी बहुत सारे मंडल ने भी पर्यावरण पूरा कागज का मूर्ति बनाने के लिए चालू किया है। मैं मंडल वाले बोल रहे हैं कि हमको इको फ्रेंडली चाहिए। ये डिमांड बहुत जल्दी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा दिन के बाद होता ही रहेगा। उनकी डिमांड आने लगे हमें इको फ्रेंडली चाहिए करके। हमारी तेजुगा की में 6-7 साल से इको फ्रेंडली चल रही है। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू हो रही है और इसी तिथि से अगले 10 दिनों तक गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन को विशेष रूप से भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए कोई प्रतिमाओं की खरीदारी में जुटा है तो कोई बप्पा के श्रृंगार और पूजन का सामान ले रहा है, तो भोग और प्रसाद की तैयारी में भी लोग जुटे हुए हैं। हम यहाँ ओमकार कला केंद्र में आए गणपति जी की मूर्ति सिलेक्ट करने के लिए हमारे घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब बॉम्बे बेस्ड मूर्तियाँ है जो बॉम्बे से आती है। बहुत अच्छी तरीके की मूर्ति है, यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छे से होता है। तो हम घर पे ही विसर्जन करते हैं गणपति जी का, तो हम चाहते हैं कि इस साल भी हम यहीं से मूर्ति लें। हिमायतनगर से आके गणेश ले आता हूँ। भैया का 25 साल पुराना शॉप है ये,
हम लोग तो 16-17 साल से हम लोग यहाँ पे मूर्ति ले रहे। अच्छे मॉडल्स रहते और रेट भी रिजनेबल रहते, जैसा कि लाल बाग राजा है, जैसा कि दगड़ू सेठ है, चिंतामणि है, अच्छे रहते, मॉडल्स अच्छे रहते, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके गणेशन लेके जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमेशा बप्पा की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बाद G20 समिट से विस्तारवादी चीन को मिले तगड़े जवाब की। 9 सितंबर यानी G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन दिल्ली के भारत मंडपम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद चीन को उसका दायरा समझाने के लिए एक प्रोजेक्ट की पटकथा लिखी गई। 9 सितंबर को शाम तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हो गई। ये चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जवाब है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन समेत 8 देश हैं, जिसका फायदा इजराइल और जॉर्डन जैसे देशों को भी मिलेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 अलग अलग गलियारे बनाए जाएंगे, जिसमें पूर्वी गलियारा भारत और अरब खाड़ी में होगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी से यूरोप को जोड़ेगा। मुंबई से ही शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। पूर्वी गलियारे में मुंबई से UAE तक कारोबारी रास्ता समंदर से तय होगा। फिर रेल लाइन से UAE से सऊदी अरब और जॉर्डन के बाद इजराइल तक सफर होगा। इसके बाद उत्तरी कॉरिडोर में समंदर और फिर सड़क के रास्ते इटली, फ्रांस और जर्मनी को जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय कम लगेगा। अभी भारत से किसी भी सामान को जहाज से जर्मनी पहुंचाने में 36 दिन लगते हैं। नए कॉरिडोर के बन जाने से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान हो जाएगा। अमेरिका की पहल पर भारत समेत 8 देशों के बीच इस नए कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ है और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से न सिर्फ राजनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मध्य पूर्व के देशों को एक साथ लाने में मदद भी मिलेगी। अरब उपद्वीप में राजनीतिक स्थिरता आएगी और इस क्षेत्र में चुनौती, संघर्ष और संकट की जगह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती मिलेगी। साल 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस कारोबारी मार्ग को फिर से बनाने के लिए शुरुआत की थी। चीन का यह प्रोजेक्ट 1 दशक के अंदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया तक फैल चुका है, जिसका इस्तेमाल अब वो विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए करता है। BRI चीन को अफ्रीकी देशों में दादागिरी के मौके को भी थामता है। Today's launch of the new economic corridor between India and the Middle East and Europe goes precisely in this direction and is a milestone in strengthening global interconnections. And that is why I want to thank Prime Minister Modi, President Biden, and all the others, Ursula von der Leyen and all the others who made it possible. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।